हेलो, आई एम विवेक और आज हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली कि हम लोग वेस्पर थ्योरी को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसको ध्यान से समझते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों का ये वेस्पर थ्योरी। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग। ये हमारा जो 11th क्लास है, 11th क्लास के अंदर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। तो इस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले अपने वेस्पर थ्योरी दैट इज वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, तो इस वेस्पर थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये वेस्पर थ्योरी क्या होता है और यूजिंग दिस वेस्पर थ्योरी हम किस तरीके से इसके शेप बनाएंगे, कैसे अलग अलग शेप्स को बनाते हैं, कैसे किसी की ज्योमेट्री को फाइंड आउट करते हैं। और मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ जिसके चलते आप बहुत नॉर्मली बिना रटे, मैं नहीं बोलूँगा कभी भी आप जाके रटो AB4 का ये शेप होता है, AB5 का ये शेप होता है, कुछ नहीं रटना। बहुत ही सिंपल तरीके से आप शेप को आइडेंटिफाई कर लोगे। और ये जो टॉपिक है ये ना सिर्फ आपको 11th में हेल्प करने वाला है, बल्कि जब आप 12th में जाएंगे पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो पी ब्लॉक में शेप जो होंगे 18th ग्रुप के, 16th ग्रुप के, 17th ग्रुप के, वहाँ भी इससे बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं कि वेस्पर थ्योरी की हेल्प से आप कैसे शेप को प्रेडिक्ट करते हैं। उससे पहले मैं दो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि देखिए मेरे पास अगर है CH4 है ना, मैंने बोला लेट अस अज्यूम मेरे पास है CH4, तो मैंने CH4 को ऐसे अज्यूम कर लिया कि ये रहा मेरे पास CH4 और इसको मैं कंपेयर कराना चाहता हूँ अमोनिया के साथ। ध्यान दें, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ अमोनिया के साथ। अभी मैं बताऊँगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है कि इसको अमोनिया के साथ कंपेयर किया है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो ये देखिए, ये रहा अमोनिया, ये रहा। ओके, अब ध्यान से देखें तो कार्बन जो है बेसिकली कार्बन का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आप सबको पता है 6 होता है, तो दैट इज 2 and 4। तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन का देखते हैं तो नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे 2 and 5, तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये 5 बॉन्ड बना सकता है। अब क्या होगा ध्यान से देखें तो 5 बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन, 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन, तो कार्बन ने चारों बॉन्ड बना लिए। तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसपे कि कोई भी लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं दिख रहा, कुछ भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहे। यहाँ पे आप देखिए 5 बना सकता है, इसने 3 बॉन्ड बनाए यानी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होने वाले हैं एज अ लोन पेयर, एज अ लोन पेयर। तो अगर मैं इनके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है बच्चे वो निकल के आता है sp3। यहाँ भी कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ नाइट्रोजन का भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। ये भी हम डिस्कस करेंगे, हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन, ये भी सिखाऊंगा आपको। तो प्रॉब्लम ये आती है कि दोनों में sp3 है, टेट्राहेड्रल sp3 का हमें पता है पहले से कि sp3 को हम क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रल। किसका शेप क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल शेप होना चाहिए। लेकिन दोनों के बॉन्ड एंगल में बहुत फर्क आता है। अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करूं sp3 तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए 109 डिग्री एंड, ठीक है 109 डिग्री, ऑलमोस्ट पॉइंट कुछ मिनट का होता है, आप इतना भी याद रखें कि 109 डिग्री का होना चाहिए 109 डिग्री। बट इसका भी sp3 है, इसका भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन बच्चे यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आता है वो 107 डिग्री के अप्रॉक्स आता है, 160 डिग्री के अप्रॉक्स। ऐसा क्यों हुआ, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल था उसका वैल्यू अचानक से डिक्रीज हो गया 109 और 160, जबकि ज्योमेट्री तो sp3 ये भी है, sp3 वो भी है, टेट्राहेड्रल ये भी है, टेट्राहेड्रल वो भी है। तो क्या आया ऐसा, तो एक चीज़ दिख रहा है बच्चे लोन पेयर। क्या दिख रहा है लोन पेयर। तो इस लोन पेयर के चलते इसके बॉन्ड एंगल में सारा डिफरेंस आ रहा है। तो बेसिकली वेस्पर थ्योरी में हम कौन सी ज्योमेट्री को फाइंड करने वाले हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिन पे लोन पेयर आ जाए और लोन पेयर के चलते उनका शेप क्या होने वाला है, इस तरह की ज्योमेट्री को हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया, एक ऐसा मॉलिक्यूल हो गया विच डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ लोन पेयर,
और ये हो गया मॉलिक्यूल विच हैव वन लोन पेयर, एक लोन पेयर आपको साफ साफ दिख रहा है। तो हम वेस्पर थ्योरी के अंदर जिस पे लोन पेयर आ जाएगा उसके ऊपर के हम शेप्स को पता करने वाले हैं कि इसका शेप क्या हो सकता है, इसका शेप इससे कम, इसका जो बॉन्ड एंगल था वो 160 डिग्री क्यों हुआ, इसका रीज़न समझेंगे कि बॉन्ड एंगल इसका 107 क्यों हुआ और इसका बॉन्ड एंगल 109 क्यों था। ठीक है, तो देखो इसको समझने के लिए एक चीज़ नोट कर लीजिए ध्यान से। पहली चीज़ तो ये नोट करनी है आपको कि एक होता है बच्चे, नोट करिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो नोट क्या करना है कि एक होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। एक होता है बच्चे बॉन्ड पेयर रिपल्शन। एक होता है बच्चे बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन। ठीक है, और एक होता है बच्चे लोन पेयर रिपल्शन। ठीक है, बिल्कुल होगा। कैसे, देखो यहाँ पे शेयरिंग के चलते कोवलेंट बॉन्ड बना है, यहाँ पे कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा है, यहाँ हाइड्रोजन ने रखा है, दोनों के बीच क्या हो रहा है बच्चे, शेयरिंग हो रही है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्शन करेंगे, इस हाइड्रोजन को इसको रिपल्शन करेंगे। तो इस तरह का जो कंपाउंड होता है बच्चे उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर रिपल्शन, क्योंकि कार्बन के साथ सभी बॉन्ड बना रहे हैं। तो जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा वो कम होता है। सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है बच्चे लोन पेयर, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि इस केस और इस केस को ध्यान से देखो तो इसमें रिपल्शन जो होगा वो ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ये लोन पेयर दिख रहा है आपको, ये बॉन्ड पेयर दिख रहा है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। अब ऐसा कोई चीज आ जाए जिसमें दो लोन पेयर आ जाए तो क्या होगा, और भी ज्यादा रिपल्शन होगा, एज वी नो, बिकॉज लोन पेयर रिपल्शन इज मोर एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्शन। ठीक है, तो इस चीज को आप समझते हैं बड़े अच्छे से कि किसका ज्यादा होने वाला है और किसका कम होने वाला है। तो यही रीज़न है कि इसमें एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हो जाता है बच्चे, जिसके चलते इसका एंगल 160 डिग्री हो जाता है, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड कर देते हैं, थोड़ा सा रिपल्शन प्रोवाइड कर देते हैं, और यही मेन रीज़न है इसका। समझे। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ बच्चे, यहाँ पे इसको ध्यान से नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ इसके अलावा, यहाँ पे वाटर का, जैसे अगर मैं वाटर का एग्जांपल लूँ बच्चे, यहाँ पे अगर इस NH3 की जगह मैं वाटर का एग्जांपल ले लूँ, देखना ध्यान से, तो ये रहा बच्चे वाटर में क्या है, ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा एक हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे बच्चे, तो 2n6, मतलब ये 6 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन बॉन्ड तो 2 ही है यहाँ पे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एक लोन पेयर होता है बच्चे। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कितना हो जाएगा, 2 लोन पेयर। तो आप एक लोन पेयर यहाँ लगा दें, एक लोन पेयर यहाँ लग गया। ये तो अपने ऊपर है, कहीं भी हो सकता है वो, ये तो अपने मन से लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 लोन पेयर होंगे, इतना हमें कंफर्म है। अब बच्चे देखो यहाँ पे तो लोन पेयर का रिपल्शन और भी ज़्यादा होगा, तो रिपल्शन जब ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे ये लोग, ये इसको इधर पुश करता है, ये इसको इधर पुश करता है, और इसीलिए इनका जो शेप होता है बच्चे वो समथिंग बेंट शेप होता है या वी शेप होता है। पढ़ेंगे अब इसको डिटेल में कि इसका बेंट और वी शेप कैसे होता है। ठीक है, तो ये रिपल्शन करते हैं और इसका बॉन्ड एंगल बच्चे 104 डिग्री हो जाता है, जबकि ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है और ये भी टेट्राहेड्रल है। तो देखा आपने कि ज्योमेट्री सबकी sp3 है, तीनों की sp3 आई, लेकिन लोन पेयर के चलते इनके स्ट्रक्चर्स में कितना डिफरेंस आ रहा है। एक में बॉन्ड एंगल जो आया था बच्चे, वो आया था सबसे पहले कार्बन CH4 में 109 डिग्री का, बिल्कुल यही होता है sp3 का, वी नो, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। फिर हमने NH3 का देखा, वहाँ एक लोन पेयर था, तो एक लोन पेयर के चलते वहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो गया था बच्चे, वहाँ पे जो बॉन्ड एंगल हो गया था वो 160 डिग्री का हो गया था। सिमिलर वे में जब हम वाटर के पास गए तो यहाँ बॉन्ड एंगल 104 डिग्री हो गया। तो पेपर में आपसे पूछा जाता है, और ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप क्या रीज़न बोलने वाले हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर इन ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर आ गए। अब उस 2 लोन पेयर के चलते इसका जो बॉन्ड एंगल है बच्चे वो कितना हो गया, वो घट के और 104 डिग्री हो गया, क्योंकि लोन पेयर प्रोवाइड रिपल्शन एंड देखो रिपल्शन तो ये भी प्रोवाइड करेंगे, बॉन्ड पेयर ये भी दूर जाने की ऐसी कोशिश करेंगे, लेकिन ये इतने इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव कौन है यहाँ पे, लोन पेयर ज़्यादा शक्तिशाली है, तो वो ज़्यादा रिपल्शन प्रोवाइड कर देगा और इसके चलते इनका बॉन्ड एंगल 104 डिग्री का हो जाएगा। तो आई होप ये 3 चीज़ों से जो स्टार्ट किया था वेस्पर थ्योरी को समझाना, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे हम वेस्पर थ्योरी की तरफ अप्रोच करते हैं और कैसे लोन पेयर से ज्योमेट्री पे इतना हमारा फ़र्क पड़ता है बच्चे। ठीक है, तो आई होप ये अच्छे से एकदम अच्छे से समझ आ गया आपको कि क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती है। चलिए अब हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं और भी तरह के शेप देखते हैं। तो ये AB4 के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट शेप था AB4 क्यों बोला इसको बच्चे, इसको AB4 क्यों बोला जाता है, बहुत सारे बुक्स में आप देखोगे AB4 लिखा होता है। इसका मतलब एक सेंट्रल एटम है और 4 इसके साथ बॉन्ड पेयर या बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कुछ भी हो सकता है। जैसे आप इसमें देखो तो 4 बॉन्ड पेयर अटैच्ड है, इसमें देखो तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, बट टोटल तो AB4 ही हो रहा है ना, टोटल तो 4 ही आइटम अटैच्ड हो रहे हैं, चाहे वो लोन पेयर के हो या बॉन्ड पेयर के हो। ओके, तो इसीलिए इसके शेप को बोलते हैं बच्चे AB4। तो AB4 के शेप का मतलब यही हुआ H2O NH3 और CH4, और इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बॉन्ड एंगल इसका कम क्यों होता है, ज़्यादा क्यों होता है, तो रीज़न क्या देने वाले हैं आप लोग, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, और इस सीरीज को जरूर याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं AB5 की तरफ, कि ये AB5 में क्या कहानी है, कैसे काम चलेगा AB5 में, और कैसे पता करेंगे हम लोग AB5 के मॉलिक्यूल्स का। कुछ भी नहीं रटना है, सब समझ के चलना है। अब मैं AB5 की बात करता हूँ बच्चे, तो एक बात आप ध्यान दें, जब भी AB5 के मॉलिक्यूल्स का वेस्पर थ्योरी से पूछा जाए कि फाइंड द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, एक चीज़ याद रखना है कि जब भी AB5 टाइप का कंपाउंड बनेगा तो शेप बच्चे क्या बनता है हमेशा AB5 के कंपाउंड का, ये एकदम आपको फिक्स होना चाहिए। ये बनेगा, कैसे बनेगा बच्चे ये, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चे कि यहाँ पे 3 लोग तो किस में होंगे, प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे होने वाले हैं। ये तीनों लोग कहाँ हैं बच्चे, प्लेन में, ये तीनों के तीनों कहाँ हैं, एक प्लेन में हैं, तीनों के तीनों। और बच्चे एक बात बताओ, पूरा एंगल होता है 360, तो 360 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो ये कितना आने वाला है बच्चे, दैट इज़ 120। तो ये कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। यानी इन तीनों के बीच का जो एंगल होता है बच्चे, दिस वन इज़ 120 डिग्री, दिस वन इज़ ऑल्सो 120 डिग्री एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 120 डिग्री। समझ रहे हैं, तो ये तीनों प्लेन में होते हैं, और आपको पता है प्लेन में टोटल कितना हो गया, 360 डिवाइड कर दीजिए जितने प्लेन में लगेंगे तो 3, तो 360/3, इनके बीच का आपस में एंगल कितना होता है बच्चे, 120। और इन पोजीशन को बोलते हैं बच्चे इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, इन पोजीशन को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, और इसको क्या बोलते हैं बच्चे, एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन, ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक्सियल पोजीशन। ओके बच्चे, इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है, ये इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल, और ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक्सियल पोजीशन। ये एक्सियल पोजीशन कितना एंगल बनाएंगे इसके साथ, तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री। कितना बनाने वाले हैं, 90 डिग्री, क्योंकि 3 प्लेन में है, एक कोई चीज़ सुनिए, 3 प्लेन में एक प्लेन के ऊपर है बिल्कुल, तो इसके साथ 90 डिग्री, और एक प्लेन के नीचे है तो ये भी इसके साथ 90 डिग्री। तो जो एक्सियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल वाले कितना बना रहे हैं हमारे पास, इक्वेटोरियल वाले बना रहे हैं 120 डिग्री, और एक्सियल वाले कितना बनाएंगे सेंट्रल मॉलिक्यूल के साथ बच्चे, तो वो बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। तो पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ इक्वेटोरियल पोजीशन, हाउ मैनी एंगल मेड by the equatorial position, what is axial position कितना एंगल बनाते हैं सेंट्रल एटम के साथ, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हुआ, 120 एंड 90 डिग्री का एंगल ये लोग बनाते हैं। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चे, सबको 1 by 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं, ध्यान से समझते रहिए बस। एक बार और इस शेप को बनाते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा,
कहा जाता है कि जनरली ये जो एक्सियल पोजीशन होता है दे आर लॉन्गर एज कंपेयर टू दिस इक्वेटोरियल पोजीशन। ये एक्सियल पोजीशन जो है वो लॉन्गर क्यों होते हैं? एक्सियल पोजीशन जो है ये हमेशा एलोंगेट हो जाता है, हमेशा ये ज़्यादा बड़े हैं ना एज कंपेयर टू दिस इक्वेटोरियल पोजीशन। तो पूछा जाता है ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन से एक्सियल पोजीशन ज़्यादा है? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे बच्चे लेट अस अज्यूम मैं PCl5 का एग्जांपल लेता हूँ। तो ये रहा मेरा सेंट्रल एटम P, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, एक Cl ये, एक Cl ये और एक Cl ये। बच्चे पेपर में आता है क्वेश्चन कि बताइए एक्सियल पोजीशन इलोंगेट क्यों हो जाता है, एक्सियल पोजीशन लंबा क्यों होता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल पोजीशन, या व्हाई द लेंथ ऑफ PCl, why the length in PCl5 are not equivalent। बोलता है PCl5 के स्ट्रक्चर में सभी जो लेंथ है PCl का, क्लोरीन का, वो बराबर क्यों नहीं होता? एक्सियल का लेंथ ज़्यादा क्यों होता है, इक्वेटोरियल का कम क्यों होता है? बहुत तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। रीज़न सबका सेम है। रीज़न क्या है बच्चे? आप खुद देखें, यहाँ पे इनके बीच का एंगल कितना था? 120 डिग्री, और इनके बीच का एंगल कितना है बच्चे? 90 डिग्री। बेशक आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहा हो कि अरे ये तो 190 डिग्री नहीं दिख रहा, लेकिन अब इसको इमेजिन करेंगे तो ये वही है 3 और इसके ऊपर है बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो वो तो 90 डिग्री एंगल है। आप इसका एनिमेशन भी देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि 90 डिग्री है। तो बच्चे अब 90 डिग्री वाले लोग ज़्यादा पास होते हैं या 120 वाले? बिल्कुल, आइए देखते हैं। ये हो या कोई 90 डिग्री, एक बंदा यहाँ है, एक पर्सन यहाँ है, और 120 डिग्री तो बच्चे ये हो गया ना समथिंग। तो यहाँ तो इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है, तो 120 डिग्री का मतलब होता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन में जो एटम है यहाँ बेशक पास पास दिखाई दे रहे हो, बट एक्चुअली जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे आप देखेंगे तो 120 डिग्री इज ग्रेटर देन 90 डिग्री ना, तो वहाँ पे रिपल्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा वहाँ रिपल्शन कैसे कम होगा? ऑब्वियस सी बात है, दूर दूर है एटम। लेकिन ये 90 डिग्री वाले में देखिए यहाँ पे जो रिपल्शन होने वाला है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि एंगल कम है। इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिपल्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चे? इनके बीच की डिस्टेंस कम है, और ड्यू टू मोर रिपल्शन ही इनका जो लेंथ है वो थोड़ा इलोंगेट हो जाता है, ऊपर भी और नीचे भी। जबकि इन दोनों में एंगल ज़्यादा है, एंगल ज़्यादा होने के चलते बच्चे क्या होगा? ये लोग ज़्यादा रिपल्शन नहीं करेंगे जितना कि एक्सियल वाले कर रहे थे। तो एक बात तो आपको ये अच्छे से दिमाग में फिक्स करना है एकदम कि क्या है क्या नहीं है। इसी से बच्चे एक और क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि मेरे को बताइए कि PCl5 स्टेबल नहीं होता। PCl5 जो होता है वो कभी भी स्टेबल नहीं होता, वो हमेशा PCl3 + Cl2 में टूट जाता है। क्यों ऐसा होता है? तो वही रीज़न है, क्योंकि मोर रिपल्शन एट द एक्सियल पोजीशन, ये दोनों क्लोरीन फ्री हो जाते हैं और सिर्फ PCl3 रह जाता है, बिकॉज यहाँ पे रिपल्शन कम है, यहाँ बॉन्ड अच्छा बन रहा है। ये जो बॉन्ड होता है वीकर हो जाता है ड्यू टू मोर रिपल्शन, और इसी के चलते Cl2 निकल जाता है और PCl3 एग्जिस्ट करता है। तो देखा आप लोगों ने वेस्पर थ्योरी की हेल्प से कितनी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के आंसर को हम कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। चलिए अब चलते हैं और इसको समझते हैं फटाफट कि कैसे शेप हम लोग बनाएंगे और कैसे पहचानेंगे कि ये AB5 है। तो अभी तक आपको बता दिया कि AB5 आया तो आपको क्या करना है। अब आपका क्या काम है कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन AB5 का है या नहीं है, कैसे पहचानेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आ गया ClF3। ClF3 आपको बोल रहा है कि यूजिंग द वेस्पर थ्योरी फाइंड आउट द शेप ऑफ द ClF3। अब कैसे करोगे? कुछ नहीं करना, मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके को फॉलो करो, सारे क्वेश्चन होंगे। क्या करोगे? सबसे पहले Cl पकड़ो, अपने मन से F लगा दो कहीं भी, 1F 2F 3F, अपने मन से कहीं भी लगा दिया, कहीं भी लगाओ, तुम्हारी मर्जी है। अब क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चे? तो क्लोरीन होता है 2 8 7, तो क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चे? 7। मतलब ये 7 बॉन्ड बना सकता है। कितना बॉन्ड बनाया है इसने? 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, 7 बना सकता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं अभी इसके पास। बिल्कुल सही। तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया बच्चे 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। अब देखो क्या है ये, तो बच्चे यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3, तो लिखेंगे आप AB3। A इज अ सेंट्रल एटम, B हो गया कितने नंबर ऑफ नेबर एटम हैं जो बॉन्ड पेयर से अटैच्ड हैं, AB3। और लोन पेयर कितने हैं बच्चे? 2। अब ये टोटल कितना हो गया? AB3 और L2 हुआ AB5।
देखा आपने। तो हम लोगों को पहुंचना है AB5 तक, AB5 हो रहा है, AB6 हो रहा है, AB4 हो रहा है, तो ये हो गया बच्चे AB5। तो देखा कितने आसानी से AB5 निकाल दिया। जैसे ही AB5 आ गया, हमें तो पता है कि AB5 का कैसे बनाते हैं। AB5 का हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन और एक होता है बच्चे एक्सियल पोजीशन। अब है कि दो लोन पेयर हैं, कहाँ लगाया जाए दो लोन पेयर को। सिंपल तरीका देखो, जब एक लोन पेयर क्वेश्चन में आता है कहीं भी, तो उस लोन पेयर को हमेशा यहाँ लगाना। क्यों यहाँ लगा रहे हो? यहाँ रिपल्शन कम है, ना इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इसलिए लोन पेयर यहाँ लगा रहे हो। तो अगर आपने लगाया यहाँ, एक आया तो, दो लोन पेयर आया तो यहाँ लगाओ, तीन आए तो एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ पे कभी भी लोन पेयर को मत लगाओ, क्योंकि लोन पेयर प्रोवाइड मैक्सिमम रिपल्शन, और यहाँ तो एंगल कम है, तो बहुत तगड़ा रिपल्शन हो जाएगा, मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? तो कहाँ लगाने वाले हैं आप लोग? दो हैं लोन पेयर, तो एक लोन पेयर यहाँ और एक लोन पेयर बच्चे यहाँ। अब क्या बच गया? Cl, क्लोरीन इज अ सेंट्रल एटम। एक F ये रहा, एक F ये रहा, एक F ये रहा। क्या शेप दिख रहा है? जब भी शेप देखना हो, कुछ याद नहीं करना, सिंपल इसको ढक दिया करें, लोन पेयर को ढक दिया करो हमेशा। ऐसे लोन पेयर को अगर ढक दो तो बच्चे क्या शेप दिख रहा है? लोन पेयर को ढक के देखो, पूरे इसको ना ऐसे ढको, तो क्या दिख रहा है? टी शेप दिख रहा है, इस तरीके का ही तो दिख रहा है। अगर उसको ढक दो तो टी शेप है ना, तो इसका शेप का नाम क्या हो गया? टी शेप। तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि तुम जाके रटो, तुम्हें रटना ही नहीं है, तुम्हें बस ध्यान रखना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, कंसेप्ट समझना है। जैसे मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, ढक दो इसको, जो शेप दिखे लिखो टी शेप, क्या प्रॉब्लम है? तो इसका शेप क्या होता है बच्चे? टी शेप। तो इस तरीके से मैं ClF3 का अच्छे से शेप निकाल सकता हूँ। कई बोलते हैं AB3L2 में हम रट लेंगे टी शेप। रटना क्यों है भाई, कितना रटोगे? रटना नहीं है। AB3L2 टी शेप, AB3L1 बोलेंगे कि AB3L1 आ रहा है, ये शीशो आ रहा है, अरे कितना रटोगे? नहीं रटना। तो खुद ऑब्जर्व करो, इसको ढक दो, अपने आप दिख जाएगा कि ये क्या हो गया? टी शेप। ठीक, तो वेस्पर थ्योरी में हमारा ये काम कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब ये टी शेप हो गया पूरा का पूरा। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले शेप की तरफ बच्चे। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है एक, कि आप मेरे को बताओ कि आपको एक कंपाउंड दे दिया बच्चे एक्सी, या आप लो पहले SF4 का, SF4। बताओ शेप कैसे बनाओगे SF4 का? वही कहानी जो स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ, कि एक सल्फ़र लेंगे आप, अपने मन से F लगा दो, कहीं भी लगाओ, कोई रोकने वाला नहीं है, जहाँ मन करे वहाँ लगाओ। अब सल्फ़र का लिखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चे, तो सल्फ़र 16 ग्रुप में ही तो आता है, 2 8 and 6, तो 6 इज़ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 तो बना रहा है बॉन्ड, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बना रहा है, तो कितना बच गया? तो बच गया 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर बच गया। अब काउंट करिए यहाँ पे, दिस इज़ AB4, 4 तो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, टोटल आप इनको भी करोगे तो बच्चे AB5 ही आने वाला है, AB5 ही आने वाला है। तो बस पता है हमें AB5 की कहानी, बचपन से पढ़ रहे हैं। क्या कहानी है? ये होगा, ये होगा, ये होगा। अब बच्चे एक लोन पेयर है, कहाँ लगाओगे? यहाँ लगाओगे क्या? नहीं, क्या बताया था? एक लोन पेयर हो तो यहाँ, दो लोन पेयर हो तो यहाँ, तो आप लोन पेयर को यहाँ लगा दो। और ये रहा हमारा S, ये रहा एक F, ये रहा 2F, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा। तो बच्चे क्या बन गया? सीसॉ। क्या बन गया? सीसॉ। दिख रहा है सीसॉ? जो झूला झूलते हैं पार्क में जाके, ऐसा ही तो होता है, कुछ ऐसे लगा देते हैं, कभी कोई इधर झुका रहा है इसको, कभी कोई इधर झुका रहा है, तो सीसॉ ऐसे ऐसे जो करते हैं। ठीक है, तो ये बन गया सीसॉ। ठीक है, कैसे पता लगा? ऐसे ढक दो, बस दिख रहा है साफ साफ सीसॉ, यही तो तरीका है याद करने का, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देख के सब लिखेंगे। तो ये हमारा बन गया बच्चे सीसॉ का शेप। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम AB5 के मॉलिक्यूल्स का बना सकते हैं, कोई भी आ जाए यही तरीका अप्रोच करो, बनाओगे। नहीं बनता है, आस्क मी, बताऊंगा मैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन देने भी वाला हूँ असाइनमेंट्स में, तो आप उससे सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे बनेंगे सबके। ठीक है, यही अप्रोच लगाना है आपको। चलिए AB5 फिनिश। अब चलते हैं AB6 की तरफ, ये लास्ट है।
इसमें समझते हैं कि AB6 के कंपाउंड का आप शेप कैसे बनाने वाले। AB4 देखा, AB5 देखा, अब चलते हैं AB6 की तरफ। तो बच्चे जो AB6 होता है, AB6 कैसे बनता है ये आओ देखते हैं। तो ये रहा बच्चे A, प्लेन में इसके 4 बॉन्डेड एटम होते हैं प्लेन में। तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक प्लेन के बाहर, एक प्लेन के अंदर। अब बच्चे ध्यान से देखो, प्लेन में 4 एटम हैं तो 360 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया 90, यानी सभी कितने पे होंगे ये आपस में 90 90 90 90 डिग्री पे सभी के सभी हैं। और ये तो 90 पे होते ही हैं टोटल। तो यहाँ पे 6 के जो 6 एलिमेंट हैं, 6 के 6 पोजीशंस जहाँ पे बॉन्डेड आइटम लगे हैं वो पूरे के पूरे कैसे होने वाले हैं बच्चे 90 90 डिग्री पे। तो ये पूरा का पूरा इनका शेप हो गया, ठीक है, दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर बाई पिरामिडल बनाएंगे, स्क्वायर बाई पिरामिडल कैसे, ऐसे 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 ऐसे। तो स्क्वायर बाई पिरामिडल के शेप को ये लोग बनाते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल। देख लें फटाफट इस एग्जाम्पल। पहली चीज़ तो ये कि सब 90 90 डिग्री के एंगल पे खड़े हैं, सबका एंगल सेम है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है कि किसका रिपल्शन ज़्यादा होगा किसका कम होगा, बिकॉज सभी लोग एक दूसरे के साथ सेम एंगल पे अटैच्ड हैं। चलिए अब देखते हैं फटाफट इसका कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और समझते हैं कि कैसे बनेगा इसका शेप, क्या होते हैं इसके शेप के लिए। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में आ गया XeF4, XeF4 बोला इसका शेप बनाओ XeF4 का। हमने बोला ठीक है भाई, हम तो वही बचपन से तरीका जो जानते हैं उसी से बनाएंगे। बचपन इन द सेंस जो अभी बताया था उसी तरीके को फॉलो करना है। अपने मन से लगा दो, 1 2 3 4 लगा दिया। अब Xe तो इनर्ट गैस है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ज़ीनॉन के, ज़ीनॉन नियॉन ऑर्गन सबके 8, गुड। अब 8 में 4 तो बॉन्ड यहाँ बना लिया इसने, 2 यहाँ पे इसका लोन पेयर आ जाएगा क्योंकि 4 बॉन्ड और 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे, 8 है ना टोटल। तो बच्चे ये कितना बन गया इसका शेप देखना ज़रा, तो ये बन गया AB4 और L2, तो ये तो AB6 हो रहा है, AB5 नहीं AB6 हो रहा है। तो AB6 के लिए क्या बताया गया आपको बिल्कुल कि आप लें सेंट्रल एटम, 4 बॉन्डेड आइटम है, एक F ये रहा, एक F ये रहा, एक F ये रहा और एक ही F ये रहा, बिल्कुल। ऊपर क्या है 2 लोन पेयर, तो लगा दीजिए लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ और इसको ऐसे मिला दें। तो क्या शेप दिख रहा है बच्चे, लोन पेयर को तो हमेशा ढक देते हैं ना शेप दिखने के लिए, तो साफ साफ दिख रहा है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो हमें पता लग गया XeF4 का क्या शेप होने वाला है, स्क्वायर प्लेनर। तो आपने देखा कितनी इजी तरीके से एक कंसेप्ट को पकड़ के बैठे हैं और उसी कंसेप्ट की हेल्प से सबकी शेप को बहुत अच्छे से हम लोग निकाले जा रहे हैं। तो XeF4 का शेप क्या आ गया, स्क्वायर प्लेनर, सिंपल। एक और लें, चलिए एक और लेते हैं। अब अगला क्या है भाई, तो अगला हम लोग लेते हैं, लेट अस अज्यूम हम किसका शेप निकालते हैं, XeF4 हो गया, BrF5 का निकालते हैं, BrF5 इंटर हैलोजन कंपाउंड का। पहले तो वही बचपन से जो सीखे हैं, Br 1F 2F 3F 4F 5F, बिल्कुल 1 2 3 4 5F ले लिया, क्या प्रॉब्लम है। तो 1F 2F 3F 4F और 5F, तो ये 5F हमारे पूरे के पूरे यहाँ पे आ गए। अब क्या करने वाले हैं भाई, तो हमें पता है ब्रोमीन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 17th ग्रुप से है, फालतू क्लास बोरिंग इंस्ट्रक्शंस वाले से, FClBri, तो वहाँ से है ये। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चे, 7। अब 7 में 1 2 3 4 5 तो बॉन्ड बना लिया इसने, तो लोन पेयर तो एक ही बचा। तो ये क्या हुआ, AB5 और एक लोन पेयर, टोटल कितना हुआ बच्चे, AB6। टोटल तो यही रहा ना AB6, तो टोटल क्या रहने वाला है ये AB6। चलिए समझते हैं अब कि ये तो AB6 है। अब क्या कहानी करनी है, तो AB6 के लिए वी नो कि ये लो सेंटर में Br, 4 प्लेन में लगाओ, 1F 2F 3F 4F।
एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। तो मैंने बोला यहाँ पे मैंने लगा दिया लोन पेयर, एक एफ यहाँ पे लगा दिया। तो इसका शेप क्या बन रहा है बच्चे, ध्यान से देखो। तो इसका शेप बन गया स्क्वायर पिरामिड। क्या बन गया, स्क्वायर पिरामिड। तो देखा कितने आसान तरीके से हमने शेप को फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि ये लोन पेयर, इसको ढक दो तो स्क्वायर पिरामिड ही तो दिख रहा है, और क्या दिख रहा है। तो ये था पूरा का पूरा निचोड़ हमारा वेस्पर थ्योरी का, कि किस तरीके से हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिस पे कोई भी लोन पेयर नहीं होता, तो उनके शेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही लोन पेयर आता है, मॉलिक्यूल का शेप बदलना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू रिपल्शन। ये भी पढ़ा किसका रिपल्शन ज़्यादा होता है। फिर 1 by 1 कर करके धीरे धीरे हमने चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट किया, और लास्ट में हमारा पूरा का पूरा ये AB4, AB5, AB6, AB3, इन सब के स्ट्रक्चर्स को हमने बड़ी ही अच्छे तरीके से समझा है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। देखो, समझो, यही कंसेप्ट है और यही अप्रोच रहने वाला है हमारा। अपने जितनी भी वीडियोस अपकमिंग आएंगे, जितने भी पेड कोर्सेज आएंगे या जो भी होगा, ये मेरा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, जिसके अंदर आप इसको देख सकते हो। जितने भी पेड कोर्सेज रहेंगे, मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा, इसी तरीके से करेंगे। किसी भी चीज़ को रटने वाले नहीं हैं, सबको कंसेप्ट से करने वाले हैं, और वो चीज़ करने वाले हैं जो पेपर में पूछी जाती है, जो तुम्हें आनी चाहिए, और 12th में जाके जो चीज़ें हेल्प करे। और ये पूरा 12th में भी यूज़ होगा बच्चे। आज बेशक हम 11th के अंदर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन 12th में बहुत अच्छे से इसका यूज़ होने वाला है। फिर बच्चे वहाँ पे हो जाते हैं, अरे हमें तो आता ही नहीं वेस्पर थ्योरी, क्योंकि आपने रटा था। अगर समझोगे तो आपको ज़रूर आएगा। और यही अप्रोच रहेगा मेरा। जितने भी लेक्चर्स आएंगे, जितने भी कोर्सेज आएंगे, जितने भी वीडियोज़ आएंगे पूरे 11th केमिस्ट्री के, सबके लिए यही अप्रोच रहने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो बाकी कोर्सेज देखो, बाकी वीडियोस देखो, बताओ और इसको करो। यही ज़रूरी है और यही पेपर में आएगा। ठीक है, टिल टेक केयर एंड देखते रहो इसको।